नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत रांची स्थित राजभवन में शनिवार को बिहार का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बिहार से जुड़े गणमान्य लोगों और झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। स्थापना दिवस समारोह में भारतीय सेना के बिहार रेजिमेंट के जवानों व सीसीएल और मैकॉन के अधिकारियों ने भी भाग लिया। राज्यपाल ने समारोह के दौरान विभिन्न प्रतिनिधियों को अंग वस्त्र और मोमेंटो देकर उनका सम्मान किया। इसके साथ ही बिहार से जुड़े लोगों ने राज्यपाल को मधुबनी पेंटिंग और पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि जन आकांक्षाओं को पूरा करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एकीकृत बिहार को बांटकर झारखंड का गठन किया था। बिहार और झारखंड में भाई भाई का रिश्ता है। राज्यपाल ने कहा कि बिहार के लोग अपने कौशल और श्रम शक्ति की वजह से देश और दुनिया में पहचाने जाते हैं। बिहार और झारखंड के बीच सिर्फ एक भौगोलिक सीमा रेखा का अंतर है। इसके अलावा बिहार और झारखंड की साझा संस्कृति है। हमारी ओर से सभी बिहार वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जन आकांक्षाओं के अनुरूप आदरणीय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सन 2000 में कुछ बंटवारे किए थे राज्यों में, उसमें झारखंड राज्य का भी गठन हुआ था। तो हम भी मान सकते हैं कि बिहार और झारखंड आपस में भाई के रूप में हैं और बड़े भूमिका की में बिहार राज्य काम कर रहा है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे ढंग से बिहार राज्य प्रगति और तरक्की करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम यहाँ पर अपनी बात झारखंड में आदिवासी हितों की रक्षा के सरकार के दावों के बावजूद रांची में सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप को हटाने की मांग को लेकर आदिवासी समाज सरकार से नाराज है। इसी को लेकर शनिवार को 3 दर्जन से अधिक आदिवासी संगठनों ने मिलकर रांची बंद का आह्वान किया था, जिसका मिला जुला असर देखने को मिला। इस दौरान शहर भर में अस्त व्यस्त माहौल देखा गया, जहां बंद समर्थकों ने सड़कों पर आगजनी की, दुकानों को बंद करा दिया और महत्वपूर्ण मार्गों को पूरी तरह से जाम कर दिया। बंद के दौरान रांची के हिनू चौक पर प्रशासन और बंद समर्थकों के बीच झड़प भी हुई। साथ ही बंद समर्थकों ने सड़क के एक कोने पर खाना भी पकाया। उनमें गुस्साए और नाराजगी साफ नजर आ रही थी, जिससे ये स्पष्ट था कि आदिवासी समाज वर्तमान सरकार के रवैये से खासा नाराज है। सत्ताधारी दलों में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सहयोगी कांग्रेस के लोग भी मानते हैं कि इसका समाधान निकालना चाहिए। पार्टी के नेता विधायक दल का साफ कहना है कि सरकार में रहने पर कुछ विरोध झेलना पड़ता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि समस्या का निदान समय रहते निकाला जाएगा। उधर आदिवासी मूलवासी कई विधायक हैं जो आदिवासियों के इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कह रहे हैं कि राज्य आदिवासियों का है तो उनकी बातें माननी चाहिए। बंद को कई राजनीतिक दलों का भी समर्थन प्राप्त था, जिसमें बीजेपी, आजसू समेत कई अन्य छोटी पार्टियां भी शामिल थी। बंद समर्थकों ने रांची के बॉर्डर वाले इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया था, जिस कारण रांची से बाहर जाने वाले लोगों को भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। का समर्थन किया है। आदिवासी अस्मिता का प्रश्न है। निसंदेह हम लोग चाहेंगे इस राज्य के आदिवासी सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। देखिए, जब सरकार में आप प्रशासन शासन में अगर रहिएगा तो कहीं खुशी कहीं गम, सारी काम सबके अनुकूल नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें बेहतर बनाने के लिए दवा भी कभी कभार कड़वी होती है, ये भी आपको सामने आता है। तो सरकार सबके बारे में विचार करती है। हमें नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ें सामने आई है जो जिस विषय की ओर आपने मेरा ध्यान दिलाया है। हमें लगता है कि जल्दी ही कुछ न कुछ उसके समाधान निकलेंगे। खुद मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है सदन पटल पर कि हम उसके पॉजिटिव सकारात्मक रास्ता निकालेंगे।
ताकि उन आदिवासियों के जो डिमांड है उस पर भी गौर करेंगे और जो विकास के लिए हमने रेखा खींची वो रेखा भी आगे। राजधानी रांची के सिरम टोली स्थित सरना स्थल के समीप बने फ्लाईओवर रैंप को हटाने की मांग को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठनों ने शनिवार को रांची बंद का आह्वान किया था। इसके तहत आदिवासी समुदाय के लोग सुबह से ही सड़क पर उतरकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते दिखाई दिए। शहर के विभिन्न इलाकों में लोग सड़कों पर उतर आए और फ्लाईओवर रैंप हटाने की मांग को लेकर नारेबाजी की। वहीं ग्रामीण इलाकों में भी कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर और सड़कों पर बैठकर विरोध जताया, जिससे कई जगहों पर जाम की स्थिति बन गई। ये प्रदर्शन आदिवासी संगठनों द्वारा फ्लाईओवर रैंप को हटाने के मुद्दे पर प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए किया गया। प्रशासन ने इस बंद के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए थे। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात किया गया था और पूरे क्षेत्र में स्थिति पर पूरी मुस्तैदी से नजर रखी जा रही थी। अधिकारियों ने बताया कि वे शांति बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयार थे। धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम लोग का वहाँ सिरम टोली में आविला जाइला, हमीन जुलूस जाइला, उके वह जगह इथी रोड बनाए को ढलान उतरा दे, हमीन कैसे घुसबे हुआ चौआ पुता छोटे छोटे ले गा के जाइला, हमीन कैसे हुआ जुलूस में जाबे, हमीन कैसे का नियर जाबे, का नियर ढुकबे, तनी से हमीन 100 से कोचा कर देवत है, हमीन के पूजा स्थल के, तो हमीन का नियर हुआ हमीन जाबे छुआ पुता ले गाय के। हाँ हुआ हमीन कर कुछ घटना होता है तो हमीन के भरपाई करता है सरकार, हमीन करके जीव जान चल जाता है तो देता है जीव, वो हमीन के नहीं दिखाता है, आँख में पट्टी बांधा है हमीन सरकार के, क्योंकि हमीन चुन ली और हमीन के इतना बड़का हमीन से खेला करत है। हाँ कैसे हमीन जगह जाबे, हमीन सरकार हम लोग का है, हम लोग चुने हैं अबुआ सरकार बोल के। सरकार से यही मांग है कि फ्लाईओवर को ऊपर से ले जाए, सिरमटोली सरना स्थल का फ्लाईओवर जो बन रहा है उसको ऊपर से ले जाए, नीचे में खुला रहेगा तो हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, यही मांग है हम लोग का। राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र स्थित गैलेक्सी मॉल के समीप शुक्रवार को एक स्कॉर्पियो गाड़ी में अचानक आग लग गई। आग लगते ही गाड़ी में सवार लोग घबराकर बाहर आ गए, लेकिन समय रहते स्थानीय लोगों ने मिलकर आग पर काबू पा लिया। सूचना मिलते ही सुखदेव नगर थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद को सराहा और घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। गाड़ी में आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन वाहन का काफी हिस्सा जल गया। घटना के बाद क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया है और गाड़ी में आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आग लगने का कारण तकनीकी गड़बड़ी हो सकती है, हालांकि इसकी पुष्टि जांच के बाद ही की जाएगी। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने रांची बंद को लेकर कहा कि रांची बंद पूरी तरह से नियंत्रण में है और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की संभावना से बचने के लिए प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है। साथ ही राजधानी रांची के डोरंडा में हुई गोलीबारी की घटना पर उन्होंने कहा कि ये घटना दो पक्षों के बीच की आपसी रंजिश के कारण हुई है। डीजीपी ने यह भी बताया कि इस घटना से संबंधित सभी आरोपी चिन्हित किए जा चुके हैं और पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। उन्होंने पुलिस की भूमिका पर कहा कि पुलिस लगातार उन घटनाओं पर कार्रवाई कर रही है जो हाल ही में घटी है और हर मामले की गहनता से जांच की जा रही है। उन्होंने रांची और अन्य इलाकों में शांति बनाए रखने की दिशा में प्रशासन की सक्रियता की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस पूरी ताकत से काम कर रही है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और शहर में कोई अशांति ना फैले। बंद वाला कंट्रोल में है, इस से देख रहे हैं और मुझे लगता है कि सब चीजें शांति से सब रिजॉल्व हो जाएंगी। हाँ, वो घटना दो ग्रुप का आपस में हुआ है,
सब लोग चिन्हित किए गए हैं, लोगों का इलाज चल रहा है, कार्रवाई उसमें हो रही है। अभी जैसे हजारीबाग में जो डीजीएम वाला गोली चला उसमें भी लोग पकड़े गए हैं सारे, वो लोग को पूरा उसमें टेक्निकल एनालिसिस के बाद में सारे लोग अरेस्ट हो गए, उसमें हथियार रिकवर हो गया, उसमें वो भी हमारा डिटेक्ट हो गया। हमारा जो रांची में जो विपिन मिश्रा पर फायरिंग हुई थी वो सारे पकड़े गए हैं, जो हजारीबाग में जो वो पकड़े गए, उरी मारी में जो ट्रक जलाया था उसके लोग पकड़े गए हैं। कार्रवाई तो पुलिस द्वारा हो रही है। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल और उड़ीसा में आतंक का पर्याय बने गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर के बाद राज्य पुलिस मुखिया ने गैंगस्टरों को कड़ी चेतावनी दी है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब पुलिस पर हमला करने वाले अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि अमन साहू जैसे गैंगस्टरों के खिलाफ पुलिस अब और कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि अमन साहू पर 125 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे और वह विभिन्न राज्यों के गैंगस्टरों से भी जुड़ा हुआ था, जिनमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के गैंगस्टर शामिल थे। साहू का नेटवर्क इतना मजबूत था कि वह व्यवसायियों, ठेकेदारों और अधिकारियों को निशाना बनाता था। देखिए, एनकाउंटर करने का उद्देश्य कोई मैसेज देना नहीं था। वो एक दुर्दांत अपराध कर्मी था, उसके ऊपर में 125 मामले, 125 मामले दर्ज हैं। वो कितना दुर्दांत है उसका आपको मैं सिंपल उदाहरण देता हूँ। झारखंड में ये जो अम्रपाली और मगध कोलरी में एक कंपनी काम करती है, शायद RKTC क्या तो नाम है उसका एक मालिक रायपुर में रहता है। इस बंदे को ने शायद उससे रंगदारी मांगी, जब उसने रंगदारी नहीं दी तो यहाँ से रायपुर भेज करके उसके ऑफिस में उसने फायरिंग करवाई। तो ये इस अपराधी का खौफ झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, बिहार 5-6 राज्यों में था और इसने पूरे इंटरनेशनलीकरण जिसको बोलते हैं ना, क्राइम का कर रखा था। इसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन था, इसका दिल्ली के बड़े बड़े गैंगस्टर से कनेक्शन था, पंजाब हरियाणा से कनेक्टेड था। इसने दर्जनों शूटर कर रखे हुए थे। इनफैक्ट अभी SSP रांची का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें जितने बड़े शूटर थे सारे के सारे अमन साहू गैंग के ही थे। तो अगर अमन साहू मारा गया है तो कोई हमें इसकी खुशी नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी की जान लें, हम चाहते हैं कि कानून अपना कार्रवाई करे। परंतु अगर कोई पुलिस की पार्टी पर हमला करेगा, बम चलाएगा, फायरिंग करेगा, तो जवाबी कार्रवाई करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। उसी जवाबी कार्रवाई में ये मारा गया है। ये जो मारा गया है कोई मैसेज हम लोगों ने नहीं दिया है। हाँ, अगर कोई पुलिस पर फायर करेगा, पुलिस पर बम चलाएगा तो पुलिस भी जवाबी कार्रवाई उस पर करेगी। हम लोग को हथियार इसी काम के लिए दिए गए हैं। झारखंड की राजधानी रांची में भी अमन साहू का खौफ लगातार कायम था। हाल ही में कोयला व्यवसायी विपिन मिश्रा पर भी दिन दहाड़े उसके गुर्गों ने फायरिंग की थी। हालांकि इस मामले का उद्भेदन रांची पुलिस ने करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। SSP ने कहा कि अमन साहू के एनकाउंटर के बाद गैंग कमजोर हुआ है, लेकिन इसे अंडर एस्टिमेट करके नहीं चल रहे हैं, बल्कि विशेष चौकसी बरती जा रही है ताकि कोई घटना ना घटे। देखिए, जो गिरोह है वो निश्चय ही कमजोर हुआ है। अमन साहू जो है वो भागने के प्रयास में जो है मुठभेड़ में मारा गया है और इसके अतिरिक्त जो है उसके गिरोह के 3 मेंबर्स को हम लोगों ने हाल में जेल भेजा था। इस बार भी जो विपिन मिश्रा पर गोलीबारी हुई थी उसमें भी उसके गैंग का हाथ था और उस गैंग के 6 आदमी गिरफ्तार हुए हैं और कुछ एक हैं जो फरार हैं। तो गैंग कमज़ोर हुआ है, लेकिन हम लोग कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करते। हम लोग सारी सतर्कता बरत रहे हैं ताकि कोई दुर्घटना दोबारा ना घटे। बहरहाल गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर से ये साफ हो गया है कि अब राज्य पुलिस ऐसे गैंगस्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में कोई परहेज नहीं करेगी। झारखंड पुलिस भले ही गैंगस्टर को एनकाउंटर के माध्यम से कड़ा मैसेज देना नहीं चाहती हो, लेकिन ये एनकाउंटर अपने आप में दुर्दता अपराधियों के लिए मैसेज से कम नहीं है। शुक्रवार रात को रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र के बेलदार मोहल्ला में वर्चस्व की लड़ाई के चलते गोलीबारी की घटना सामने आई है। इस गोलीबारी में तवरेज, मोहम्मद नदीम और छोटकू घायल हो गए हैं। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल और फिर रिम्स भेजा गया है। घटना के बाद कुम्हार टोली और आसपास के मोहल्लों में डर का माहौल बन गया है और स्थानीय लोग सहमे हुए हैं। घटना के विरोध में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग डोरंडा थाना
पहुंचे और घेराव कर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हॉटवार जेल में बंद मोहम्मद अली के गुर को मोहम्मद मोइन, ट्विंकल, साहिब, फैज, साद, अज्जू और अन्य ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार छोटकू को सीने में गोली लगी, नदीम को 2 गोलियां लगी और तवरेज को 1 गोली लगी है। इसके अलावा मोहम्मद ईमू और शमीम समेत अन्य लोग मारपीट में घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात करीब 9 बजे मोहम्मद ईमू, जो जमीन का कारोबार करता है, नीम चौक के पास पिटाई का शिकार हुआ था और घायल हो गया था। इन घटना के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचित किया था, लेकिन कार्रवाई न होने पर ईमू के परिवार वाले और परिचित रात करीब 10:30 बजे बेलदार मोहल्ला पहुंचे और मारपीट करने वालों से कारण जानने की कोशिश की। इसी दौरान बहस के बाद मामला मारपीट और फिर गोलीबारी तक पहुंच गया। घटना की सूचना मिलते ही सिटी एसपी राजकुमार मेहता, हटिया डीएसपी और अन्य थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। पुलिस प्रशासन ने गुस्साए लोगों को समझाकर शांत कराया और घटना की जानकारी शुरू कर दी। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ली। डोंडा के बेलदार एरिया में मोहल्ला है, जहां पर एक विवाद को लेकर के 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ है, जो एक ही समुदाय से बिलोंग करते हैं। और ये पक्ष जो है पुराने समय से जो है आपस में लड़ते आ रहे हैं। लेकिन अभी जैसे हम लोग को प्राथमिक सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि 3 लोगों को गोली लगने की सूचना है, जिसमें अभी 3 को इलाज के लिए भेजा गया है, जिसमें से पैर में गोली लगने की बातें हैं और 1 को पीठ में गोली लगी है। 3 जो है अभी खतरे से बाहर हैं और 3 का इलाज जो है रिम्स में चल रहा है। पुलिस अभी जो प्राथमिक इनपुट मिला है उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। छापेमारी भी की जा रही है। जो भी इस घटना में शामिल हैं उन सभी को हिरासत में लेकर के इन पर कठोर कार्रवाई रांची पुलिस जो है फिर से एग्जाम्पलरी वर्क इन लोगों को करके इन लोगों को भेजेंगे। आदित्यपुर एसटाइप दुर्गा पूजा मैदान में आयोजित 3 दिवसीय 18वीं राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का शुक्रवार शाम विधिवत उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आदित्यपुर नगर निगम के उपनगर आयुक्त पारुल सिंह, विशिष्ट अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज पूर्णिमा महतो मौजूद थी। इस मौके पर उपनगर आयुक्त पारुल सिंह ने कहा कि झारखंड के बॉक्सिंग खिलाड़ियों के लिए ये आयोजन काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी भी शामिल हो रहे हैं, जो गर्व की बात है। अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज द्रोणाचार्य अवार्डी पूर्णिमा महतो ने कहा कि आदित्यपुर में इस आयोजन के लिए झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन एवं प्रवीण सेवा संस्थान का प्रयास प्रशंसनीय है। झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन एवं प्रवीण सिंह सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस 3 दिवसीय राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में राज्य के 200 से भी अधिक बॉक्सिंग खिलाड़ी, कोच आदि शामिल हो रहे हैं। मौके पर झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष RK सिन्हा, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सह पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह तथा सचिव राजीव वर्मा कुकू, कोच ब्रिजभूषण माझी, लखा सिंह आदि मौजूद थे। झारखंड बॉक्सिंग यूथ चैंपियनशिप लड़का लड़कियों का बॉयज एंड गर्ल्स का है। ये 21 तारीख से बाउट नंबर 40 चलेगा। 55 to 60 kg वेट कैटेगरी। इसमें जो भी बच्चे सिलेक्ट होंगे, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, उन लोगों का नेशनल जाने के पहले उनका कैंप होगा। इसमें हम लोग सिलेक्शन करके बच्चों को भेजते हैं और ये बहुत जल्दी इसका डेट फाइनल होगी। जमशेदपुर के परसुरी थाना क्षेत्र के कीनूडी जाहिर थान के पीछे एक युवक का शव पेड़ से रस्सी के सहारे झूलता हुआ बरामद किया गया है। पुलिस ने इसे प्रथम दृष्टया आत्महत्या मानते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान बोकारो जिले के ललपनिया निवासी 30 वर्षीय अनिल मुर्मू के रूप में हुई है। शनिवार सुबह स्थानीय ग्रामीणों ने जंगल में पेड़ से लटका हुआ शव देखा और इसकी जानकारी परिजनों और पुलिस को दी। इसके बाद मृतक की परिजन मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त की। पुलिस ने शव को पेड़ से उतारा और पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव मिलने के बाद इलाके में भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ भी जुट गई थी।
मृतक की बहन गुलाबी मुर्मू ने बताया कि जनवरी माह में ही उसका भाई काम की तलाश में यहां रहने आया था। शुक्रवार की सुबह वह रोज की तरह अपनी ड्यूटी चली गई थी। उस वक्त भाई सोया हुआ था। शाम में लौटने पर भाई घर पर नहीं था। ज्यादा थक जाने के कारण रात में उनकी आंख लग गई। सुबह नींद खुलने पर काफी खोजबीन के बाद भी अनिल का कुछ पता नहीं चला। बाद में कुछ लोगों ने शव मिलने की जानकारी दी। गुलाबी मुर्मू ने आत्महत्या के कारणों को लेकर किसी भी प्रकार की जानकारी होने से इनकार किया और कहा कि उनका भाई किसी से विवाद में नहीं था। फिलहाल पुलिस इस मामले में हर पहलुओं की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। मामला हम लोग को परसुरी थाना इंचार्ज को सूचना दी गई थी कि एक पेड़ से लटकता हुआ शव मिला है किनुडी गांव में, जाहिर थान के पीछे। प्रथम दृष्टया हम लोग जब जांच में पाया गया घटनास्थल पर आने पर, तो देखने से तो हम लोग को जहां तक लग रहा है कि ये फांसी लगाया गया है। मृतक कहाँ का रहने वाला था? मृतक का परमानेंट रेसिडेंशियल है, बोकारो जिला का ललपनिया का है और यहाँ पे वो अपने मामा के यहाँ पे रह रहा था। शादीशुदा था मृतक? हाँ, शादीशुदा है। उसकी पत्नी को इन्फॉर्म कर दिया गया है, वो लोग आ रहे हैं वहाँ पे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आवेदन प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरायकेला खरसावां जिला कमेटी द्वारा गम्हरिया प्रखंड कमेटी गठन के लिए शुक्रवार को गम्हरिया स्थित शहनाई भवन में एक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में प्रखंड कमेटी गठन को लेकर कई कार्यकर्ताओं ने अपनी मजबूत दावेदारी पेश की। सम्मेलन में गहमा गहमी के बीच कार्यकर्ताओं ने अपने समर्थकों के साथ जिला अध्यक्ष शुभेंदु महतो, सरायकेला विधानसभा के प्रत्याशी रहे गणेश महाली, केंद्रीय सदस्य गणेश चौधरी, कृष्ण बास्के समेत अन्य नेताओं के समक्ष अपनी दावेदारी पेश की। अब कार्यकर्ताओं के दावेदारी को सूचीबद्ध किया जाएगा और केंद्रीय कमेटी को भेजा जाएगा, जिस पर अंतिम मोहर लगेगी। सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर झामुमो नेता गणेश महाली ने कहा कि बैठक में मजबूत दावेदारी पेश करने वाले कार्यकर्ताओं की सूची तैयार कर केंद्रीय कमेटी को भेजी जाएगी और उस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक सशक्त और मजबूत कमेटी गठित की जाएगी। प्रखंड के कप्तान के रूप में बहुमूल्य समय दिए हैं। प्रखंड स्तरीय सम्मेलन में अध्यक्ष और सचिव, सदस्य और सह सचिव का चुनाव होना था, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए भी 6 लोगों का दावेदारी आया है और आपका सचिव के लिए भी लगभग 5 आदमी का दावेदारी आया है और सदस्य के लिए भी 3 आदमी का दावेदारी आया है। जो पार्टी का जिला संयोजक मंडली ने इसको अपना पैनल बनाकर, सूची बनाकर इसको सेंट्रल कमेटी को भेजेगा और सेंट्रल कमेटी इसका डिसीजन लेगी। सरायकेला अनुमंडल के भूमि सुधार उप समहर्ता निवेदिता नियति ने शुक्रवार को अनुमंडल पदाधिकारी का प्रभार ग्रहण किया। उन्होंने निवर्तमान अनुमंडल पदाधिकारी सदानंद महतो से कार्यालय कक्ष में प्रभार लिया। इस अवसर पर कार्यालय कर्मियों ने सदानंद महतो को माल्यार्पण देकर विदाई दी और प्रभारी अनुमंडल पदाधिकारी निवेदिता नियति का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। गौरतलब है कि निवर्तमान अनुमंडल पदाधिकारी सदानंद महतो का स्थानांतरण राजमहल अनुमंडल हो गया है। हालांकि राज्य सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा अभी तक अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। उनके आशीर्वाद। जमशेदपुर के नमन संस्थान की ओर से 23 मार्च को शहीद दिवस के उपलक्ष्य में शहीद सम्मान यात्रा से अखंड तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। ये यात्रा हर साल की तरह इस बार भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने और राष्ट्रभक्ति के संदेश को फैलाने के लिए निकाली जा रही है। यात्रा सुबह 9:55 बजे एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में शुरू होगी और एग्रीको गोलचक्कर, भालूबासा, साक्षी, आरडी, टाटा चौक होते हुए पुलिस लाइन में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद एग्रीको मैदान में लौटकर समाप्त
होगी। नमन संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह काले ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि यात्रा शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत को याद करने और उनके संघर्ष को सम्मानित करने के लिए आयोजित की जाती है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रभक्ति को प्रोत्साहित करना और स्वतंत्रता संग्राम में हमारे वीर शहीदों के योगदान को युवा पीढ़ी तक पहुंचाना है। यात्रा के दौरान एक विशेष आकर्षण मां भारती का रथ होगा जो सबसे आगे चलेगा। इसके साथ ही 4 झांकियां भी यात्रा का हिस्सा होंगी, जिनमें स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों और शहीदों के बलिदानों से जुड़ी जीवंत झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी। इस आयोजन में शहरवासियों के अलावा पूर्व सैनिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, युवा वर्ग, मातृशक्ति और विभिन्न धार्मिक सामाजिक संस्थाओं से सदस्य बड़ी संख्या में शामिल होंगे। उन्होंने शहरवासियों से यात्रा में भाग लेने की अपील की है। मानिए, आप सब तो नमन परिवार के सदस्य हैं, मैं मानता हूं आपको। आप कोई बाहर करना कभी मानता ही नहीं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अखंड तिरंगा यात्रा मां भारती के सम्मान में, शहीदों के सम्मान में यह 10वां वर्ष आयोजन है। हमारे नौजवान, हमारे नौनिहाल राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम के साथ जुड़े। 23 मार्च भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी का शहादत दिवस है और इस पावन और शौर्यमय दिन के अवसर पे आप सबसे मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीय एकता, अखंडता, भाईचारा, समरसता को ध्यान में रखते हुए और तमाम ऐसे वीरों को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए अपने तिरंगा के सम्मान में 23 तारीख दिन रविवार को सुबह 9 बजे एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान अवश्य पहुंचे। 10 बजे ये यात्रा वहां से प्रारंभ होगी। जो वाहन से रहेगी अपने अपने बाइक से, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर से 9 बजे एग्रीको मैदान से प्रारंभ हो 10 बजे एग्रीको मैदान से प्रारंभ होते हुए एग्रीको लाइट सिग्नल, जम्बू अखाड़ा, भालूबासा, कुम्हारपाड़ा, रामलीला मैदान, साक्षी बड़ा गो चक्कर, बसंत सिनेमा, 9 नंबर मनोकामना मंदिर, साक्षी गुरुद्वारा, काली माटी रोड, हावड़ा ब्रिज होते हुए गोलमरी होते हुए वापस एग्रीको मैदान में लगभग 1.25 घंटे से 1.5 घंटे में अपना यह यात्रा संपन्न होगी। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित हल्दीपोखर रेलवे स्टेशन के पास ओडिशा नेशनल हाईवे पर तेज आंधी तूफान के कारण शुक्रवार शाम एक विशाल वृक्ष गिर गया। 12 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद ये पेड़ सड़क के बीचों बीच पड़ा हुआ है, जो किसी दुर्घटना को आमंत्रित कर रहा है। गिरे पेड़ ने स्थानीय लोगों के लिए भी खतरा उत्पन्न कर दिया है। इधर नेशनल हाईवे होने के कारण यहां से लगातार छोटे बड़े वाहनों का आना जाना जारी है। हालांकि स्थानीय लोगों ने पंचायत सचिव को घटना की सूचना दी थी, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। स्थानीय लोग इस पर गहरी चिंता व्यक्त कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन ने इस गंभीर स्थिति को नजरअंदाज किया है। लोग चिंतित हैं कि अगर जल्द ही इस पेड़ को हटाया नहीं गया तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये जो पेड़ आप लोग देख रहे हैं रोड में गिरा हुआ है, ये कल आंधी तूफान यहाँ चली है, परसों भी चली थी, इससे कुछ कमज़ोर ये पेड़ था और कल रात को ही संभवतः ये पेड़ गिरी हुई है। जब हम लोग सुबह से देख रहे हैं ये गिरा हुआ है, लेकिन दुख की बात यह है कि ये बीच रोड में मतलब ये पेड़ गिरा हुआ है। और आज क्योंकि शनिवार का दिन है, यहाँ हाट बाज़ार का भी दिन है, लोगों का आना जाना काफ़ी है, यहाँ ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा होता है, भीड़ भाड़ होता है। तो हम लोगों ने सूचना की दे दी है कुछ हमें, पंचायत लेवल में हम लोग सूचना दे दिए हैं। तो हम लोगों ने आश्वासन दिया कि हम लोग उसके लिए कार्रवाई करेंगे, कि उसका काम हटवाने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन अभी तक दुख की बात है कि हटा नहीं है, तो इसको अगर हटवा दिया जाता तो मेरे विचार से बहुत अच्छा था, क्योंकि बहुत आना जाना भी है लोगों का, हाट का भी। सरायकेला जिले के गम्हरिया थाना अंतर्गत सीतारामपुर डैम के पास आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती निवासी और ड्रग पैडलर अफसर अली की गोली मारकर की गई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में विशेष जांच टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मुकेश लोनायत ने बताया कि सीतारामपुर डैम के किनारे 14 मार्च की शाम अज्ञात अपराधियों ने अफसर अली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक की बेटी के बयान के आधार पर गम्हरिया थाना में मामला दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरायकेला एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी टीम गठित की गई, जिसने साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की। इसी क्रम में एसआईटी टीम ने सरायकेला जिले के अब्दुल करीम उर्फ
करीम हुसैन और मोहम्मद फकरे आलम उर्फ राजू को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। इनके पास से एक लोडेड पिस्टल, 2 जिंदा गोली, 2 खोखा मृतक का ओप्पो कंपनी का मोबाइल फोन बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार इस हत्याकांड में कुछ अन्य अपराधी भी शामिल थे जो अभी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी मुकेश लोनायत ने बताया कि हत्या के पीछे आपसी रंजिश या पुरानी दुश्मनी का कारण हो सकता है। इस मामले की विस्तृत जांच जारी है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। 16 मार्च को गमरिया थाना अंतर्गत सीतारामपुर डैम के किनारे एक व्यक्ति की लाश पड़े होने की सूचना थाना को प्राप्त हुई। तो इसके सत्यापन के क्रम में उक्त व्यक्ति की गोली मारकर हत्या किए जाने की पुष्टि की गई और साथ ही में उस व्यक्ति की पहचान मुस्लिम बस्ती निवासी अफसर अली के रूप में की गई। इस संदर्भ में मृतक की पुत्री के बयान के आधार पर गमरिया थाना कांड संख्या 3025 दर्ज किया गया और कांड का विधिवत अनुसंधान प्रारंभ किया गया। घटना के उद्भेदन और इसमें संलिप्त अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी गमरिया, आदित्यपुर थाना से पुलिस पदाधिकारी और सशस्त्र बल शामिल थे। गठित टीम द्वारा भौतिक साक्ष्यों, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस घटना में संलिप्त 2 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है और इनकी निशानदेही के आधार पर घटना में प्रयुक्त एक लोडेड पिस्टल, मैगजीन सहित 7.65 mm का 2 जिंदा गोली, 7.65 mm का 2 खोखा और जो प्राथमिक अभियुक्त अब्दुल करीम है उसके पास से मृतक का एक ओप्पो कंपनी का मोबाइल भी बरामद किया गया। जो इसमें गिरफ्तार अपराध कर्मी है वो अब्दुल करीम और मोहम्मद फकरे हैं। इस घटना में और लोग भी शामिल हैं जिसकी गिरफ्तारी हेतु अभी छापामारी की जा रही है। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।